लेकिन है कि अयोध्या में तो काफी विकास हो रहा है। देखिए, जाके देखिए, सारे विकास अपनी जगह पे ठप हो गए। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से करोड़ों सनातन धर्म के लोगों की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं भगवान श्री राम, उनके उस मंदिर के लिए जब कोई बाधा नहीं है निर्माण में, तो उसका श्रेय अपने ले लेना। आप सुप्रीम कोर्ट हो, हमने बना दिया। आप भगवान को बैठा रहे हो, आप शंकराचार्य हो। हमारे साथ गाजीपुर के सांसद, नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से पिछली लोकसभा में भारी मतों से विजयी अफजाल अंसारी आज समाजवादी पार्टी के लोहिया कार्यालय में हैं। लोहिया भवन में आज हम अफजाल अंसारी से बात करेंगे। अफजाल भाई, आपका चुनाव जीता आपने, आपको बहुत ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अफजाल भाई, चुनाव जीता आपने, आप तीसरी बार सांसद हैं, 2 बार लगातार। क्या कहेंगे गाजीपुर के विकास के लिए, क्या दिमाग में है? एक सांसद की हैसियत से अपने क्षेत्र के जनता के बीच में उपस्थित रहकर उनके सुख दुख में खड़ा रहना और अपने सीमित संसाधनों से जो गाजीपुर की जनता की छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता होगी। सरकार की कार्ययोजनाओं में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 268 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया, स्वीकृत कराया, अनुमोदन हुआ, बजट आवंटित हुआ और टेंडर हुआ, काम हो गया। कुछ सड़कें कंप्लीट हो गई, कुछ सड़कें बेस बन चुका है, उस पे पेंटिंग का काम बाकी है। इसके अतिरिक्त 194 किलोमीटर और पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों का निर्माण किए जाने के लिए प्रस्ताव कर दिया था। उसका अनुमोदन हो चुका था, विभाग द्वारा प्राक्कलन बना के प्रस्तुत कर दिया गया था, जो स्वीकृत हो चुका था। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उस पर उस वक्त धन नहीं आवंटित हो पाया, न टेंडर हो पाया, न काम शुरू हो पाया। हम उस सड़कों को भी जल्द से जल्द इस स्वीकृति प्रदान कराकर, धन आवंटित कराकर उस पर भी काम कराएं। यह यदि हम सफल हो गए तो हमारे इस लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा क्षेत्रों में यह 400 किलोमीटर पीएमजीएसवाई की सड़क, पक्की सड़क, ये बना लेने का एक जो मेरा लक्ष्य था, और ये शायद कहीं हुआ हो, किसी और क्षेत्र की समीक्षा भी कर लीजिएगा, शायद कहीं ना हुआ इतनी सड़कें पीएमजीएसवाई में। इसके अलावा भी मैं लगातार कोशिश करूंगा कि हमारे गाजीपुर में जो बेटे बेटियां अपनी उच्च शिक्षा के लिए निर्भर हैं बनारस पर, जौनपुर पर, अलीगढ़ पर या दिल्ली के लिए दूर यात्रा करके जाने के लिए, हमारा पूरा सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे है कि गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। और सरकार में कुछ लोग हैं जो एक अलग स्टाइल हो गई है इन लोगों की, जिन साधनों को सरकार को मुहैया कराना चाहिए, इन लोगों की सोच है उन साधनों को हम किसी प्राइवेट के माध्यम से करा दें। हमें यह भी पता चल रहा है कि एक ये भी प्रयास हो रहा है कि किसी दूसरे को फायदा पहुंचा के और उसके जरिए से कहा जाए आप एक यूनिवर्सिटी खोल दो, सरकार की यूनिवर्सिटी। मतलब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पक्षधर नहीं है? नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। हम प्राइवेट मतलब जहां असफल आप कैसे मान रहे हो अपनी सरकार को? एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये दक्षिणपंथी विचार के लोग हैं, ये पूंजीवादी विचार के लोग हैं। तो ये हमेशा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं और पब्लिक सेक्टर को कमजोर करते हैं। ट्रेनें हैं, अब ये चाहते हैं प्राइवेट हाथों को सौंप दिया जाए।
लगातार ये चल रहा। हमारे देश की यह कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज के डेट में एक एयरलाइंस ही नहीं है। जेट एयरवेज पहले बंद करा दी गई और इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को सौदा करके बेच दिया गया। तो यह एक अजीब तरीका है, हर काम प्राइवेट करे। और प्राइवेट कहां से करेगा? उसका पैसा सरकार के खजाने से दिया जाएगा। हम अगर किसी प्राइवेट को कोई काम सौंप भी रहे, हमारी सरकार सौंप रही, ऐसा विचार के लोग हैं। आप सरकार पे आरोप लगा? बिल्कुल लगा रहे हैं। अभी देख लीजिए, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इन लोगों ने कराया, उसके बाद तमाम लंबी चौड़ी कागजी योजनाएं बना करके प्रस्तुत हो गई। और क्या हो रहा? कितनी कंपनियों को ऑफर दे दिया गया, आइए जल्दी जल्दी टिकट बुक कीजिए और ले जाइए तीर्थयात्रियों को। कितने लोगों ने मौके का फायदा उठाया, हजारों हजार करोड़ रुपया बैंक से लोन ले लिया गया और दिवाला पिट गया। लेकिन है कि अयोध्या में तो काफी विकास हो रहा है। देखिए, जाके देखिए, सारे विकास अपनी जगह पे ठप हो गए। कारण? अब भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा होती तो इनके मुंह में चंदन लगा होता, कालिख नहीं लगी होती। सारे संसार में सबसे बड़ी पार्टी, जय श्री राम का नारा देके शुरुआत करने वाली पार्टी, भगवान श्री राम के मंदिर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से करोड़ों सनातन धर्म के लोगों की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं भगवान श्री राम, उनके उस मंदिर के लिए जब कोई बाधा नहीं है निर्माण में, तो उसका श्रेय अपने ले लेना। आप सुप्रीम कोर्ट हो, हमने बना दिया। आप भगवान को बैठा रहे हो, आप शंकराचार्य हो। चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना किया, अधूरे मंदिर में नहीं हो सकता प्राण प्रतिष्ठा, बैठा दिया। श्राप दे दिया है शंकराचार्यों ने, उनके श्राप से हारे हैं, उनके श्राप से हारे हैं। यह भगवान का कोप है जो चित्रकूट हार गए। लेकिन आपका तो बयान था कि योगी ने संभाल दिया। बनारस में कहा था संभाल दिया, मोदी भी हार गए होते। भगवान शंकर ने त्रिशूलिया थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, 4 घंटा पसीना आ गया था। बनारस शंकर भगवान के त्रिशूल पे बरसी हुई नगरी है, ऐसी आस्था है। तो इस त्रिशूलिया तनी हिल गई है, लेकिन किसी वजह से चलिए, लेकिन औकात बता दिया, 10 लाख से जीतेंगे। और क्या हुआ? पूरा देश स्तब्ध था। अरे मोदी हारत हुआ। अरे भैया, कैसे बरियाई से कह दें कि मोदी का आजो जादू चला था। हमने, ये सच है कि योगी ने जिता दिया मोदी को बनारस में, ये नहीं माना जाएगा। जीप में जब मोदी घूमेंगे रोड शो में, तो अपने पैर के नीचे एक ऊंचा सा डब्बा रख के खड़े होंगे ताकि वो योगी के सर से 2 फीट ऊंचे हो जाएं और वो बिल्कुल नीचे रहेंगे। देख लीजिएगा नजारा, मेरे पास वो है उसकी सीन। लेकिन सच तो यही है कि अगर वो अंत में हनुमान गियर न लगाए होते तो मोदी जी चुनाव हार जाते। मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहिए योगी का। मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहिए कि डूबती हुई नैया किसी तरह तुमने पार लगा दी। ये योगी जी का हनुमान गियर क्या है? जाने दीजिए, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। जो मोदी की पार्टी को हरा दे, भारतीय जनता पार्टी को बनारस में हरा दे, ऐसे व्यक्ति से भी मोदी के लिए वोट मंगवा दिया योगी ने। यही हनुमान गियर है। आपका इशारा किधर है? अब समझ जाइए, समझदार समझ जाएंगे। बड़ी चर्चा है इस बयान के बाद कि अफजाल अंसारी से लग रहा है अंदर खाने में योगी जी से सांठगांठ हो गई है।
किसी की किसी से कोई साठगांठ नहीं है और न इसकी कोई संभावना है। ये मुगालता पालने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2027 में आज ही ये संकल्प लेकर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है। इसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन यह नहीं स्वीकार कर सकते कि मोदी का करिश्मा अभी बाकी है। आप पूछ करके यही बता दीजिए कि मोदी जी अभी बनास लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? मेरा दावा है नहीं लड़ेंगे। कैसे? उनका रिस्क कवर करने वाला जो 5 दायरा है, वो 5वां दायरा भी स्वीकार नहीं करेगा कि बनारस में आइए। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला दायरा तो छोड़ दीजिए। किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में जाएंगे। बनारस सुरक्षित नहीं रह गया। भगवान शिव का त्रिशूल हिलने लगा था। अगर कहीं सीधा हो गया होता, प्रलय हो जाता। दूसरी सीट पे पर्चा भी नहीं भरे थे। कोई भविष्यवाणी है कि कहां से लड़ेंगे अगला चुनाव? मुझे लगता है कि ये उड़ीसा जा सकते हैं, पुरी से लड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। मैं छोटी बुद्धि का, कम समझ का आदमी हूं, मेरी अपनी समझ ही है। अफजाल भाई, ये तो हो गई देश विदेश और दूसरी बातें। गाजीपुर का जो चुनाव रहा, अफजाल अंसारी ने कहा था कि मैं अगली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतूंगा और आप उससे ज्यादा वोटों से जीते। इसके पीछे, इस जीत के पीछे, इस दावे के पीछे क्या कारण था? देखिए, ये आत्मविश्वास इंसान के पास होता है जब वो जनता के बीच में होता है और जनता की निगाहों में अपने लिए क्या है इसे वो देख लेता है। मुझे लगता था गाजीपुर की गरीब जनता मेरी बेबसी को देख रही है। मुझे हिम्मत करना है, जनता साथ देगी। मैंने आपसे यही नहीं कहा था, हमने एक बात और कहा था, आजकल आप उसका जिक्र नहीं करते। मैंने कहा था लड़ाई, चुनाव कोई भी लड़े, गणना कराने मेरे साथ टेबल पर नहीं बैठेगा। पता नहीं क्यों आप भूल जाते हैं, इतने सीनियर पत्रकार हैं बीनू भाई। आप बताइए, गणना तो क्या पारसनाथ जी वहां पहुंचे नहीं? भी आया तो बता दीजिए। जो पर्चा, जो गणना कराने सर्टिफिकेट मिलते समय, ये परंपरा खत्म हो गई गाजीपुर की। ये हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और जब चुनाव लड़ता है तो कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे के मुकाबले पूरी तरह से क्षमता से लड़ता है। वर्ष 89 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से श्री विजय शंकर राय, वर्ष 91 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से श्री विजय शंकर राय। आप रहे हो तो ठीक है, नहीं उस जमाने में जो पत्रकार रहे हो पूछ लीजिए। गणना अंतिम राउंड तक की होती थी और ये जो कैरेक्टर होता था वो ये होता था कि गणना समाप्त होने के बाद जब सर्टिफिकेट मिल जाता था, अनाउंसमेंट हो जाता था, तो हारा हुआ प्रत्याशी जीते हुए प्रत्याशी को माला पहना देता था। और अफजाल अंसारी ने भी इस कड़ी में 2002 में जब पहली बार चुनाव हारा था तो हमने तब तक बैठ करके गणना समाप्त के बाद इंतजार किया कि जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट मिले, अनाउंसमेंट हो, और हमने उसको माला पहना दिया। अरे वो तो कृष्णानंद राय थे। कृष्णानंद राय को माला पहनाया। तो वो बात इसलिए दोहराता हूं कि अब वो नहीं दिखाई देता यहां। अब मनोज सिन्हा से तो अंतर इतना हो जाता है कि बेचारे जाने ही की हिम्मत नहीं कर पाते। अब इस बार अपने छाया को भेजा था, नेतृत्व तो खुद ही किया, यहीं बैठ गए बेचारे। न कोई लोक लाज है। आप आ जाओ, उस पद को छोड़ के आओ ना चुनाव के मैदान में। कौन मना करता है? ये आपकी धरती है, आपकी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, लेकिन पर्दे के आड़ से क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार वोट भी ज्यादा पाई। आपको अंदाज था कितना पाएगी? 4 लाख के आसपास मैंने आप ही से कहा था। 4,15,000 पाई है। 4,15,051 वोट। मेरे अनुमान से 15,000 वोट, 15,051 वोट अधिक पाई है। और मैं अपने अनुमान से, हमें लगता है कि हम 40,000 अधिक पाए।
क्योंकि हम सपा और बसपा के गठबंधन में 5,66,000 वोट पाए थे और हमें उम्मीद थी कि हम इस बार 5 लाख पाएंगे। लेकिन इस बार गाजीपुर की जनता ने बिना गठबंधन के हमें 5,40,000 वोट दिया, हमारी उम्मीद से ज़्यादा दिया। हम भाजपा को समझते थे कि श्री मनोज सिन्हा ने 2019 के चुनाव में 4,46,000 वोट पाया है, तो वो वोट तो उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन चूंकि उनके चेहरे, उनके भौकाल, उनके मंत्री पद और उनका पूरा सिस्टम, उसमें कुछ न कुछ लाख वो सब कुछ कही है, लेकिन कुछ तो कमी रह जाती है। तो हम इसीलिए सोचते थे कि ये 46,000 नीचे आ जाएंगे, यानी 4 लाख पे खड़े होंगे। हम 5 लाख पे खड़े होंगे, ये 4 लाख पे खड़े होंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये 15,000 ज़्यादा पा गए। तो इतने बड़े चुनाव में 11 लाख के वोटों के बंटवारे में थोड़ी बहुत गिनती की चूक हो जाती है। आपकी जीत के पीछे आपकी 2 बेटियां भी कारण हैं लंबी मार्जिन के लिए। भैया, हमारे परिवार में कभी परिवार की महिलाएं, बेटियां तो छोड़ दिए, महिलाएं भी कभी मैदान में नहीं आई थी, समाज में नहीं आई थी। और आपको पता होना चाहिए, एक प्राचीन जमींदार परिवार और इस्लाम धर्म को मानने वाला परिवार, उसमें पर्दा प्रथा भी है। बेटियां हमारी पढ़ी लामाटेनिया गर्ल्स कॉलेज से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आधुनिक युग में पढ़ी लिखी लड़कियों का जो कल्चर है, उसके हिसाब से उनके अंदर भी जो सोच समझ डेवलप करी। मैंने कभी उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं किया। हमको देखती हैं, हमारे परिवार का जो सिस्टम है उसको देखती हैं। हमने जो उनको संस्कार दिया है, उस संस्कार का एक हिस्सा है कि इंसान पहले मानव है, उसके अंदर मानवता कूट कूट के भरी होनी चाहिए, और जिसको अपने धर्म से प्रेम है उसको दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। और हमसे सवाल किया था कई पत्रकारों ने कि आपकी बेटी तो शिव चर्चा में बैठ गई जाके। मैंने यही कहा था उस दिन भी, जो आज आपसे कह रहा हूं, कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और ये कोई आकस्मिक घटना भी नहीं है। ये जैसा माहौल होता है परिवार में वैसे ही होता है। पहली बार उन बेटियों को लगा कि परिवार संकट में है। पिता जेल चला गया, चाचा जेल में है, उनका चचेरा भाई जेल में है। ऐसी स्थिति में कौन खड़ा होगा? मेरी वाइफ हाउस वाइफ हैं, पढ़ी लिखी हैं, बीए हैं, बीएड हैं, लड़कों को पढ़ाती हैं, ट्यूशन करती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई का उनको शौक है, डिज़ाइनर भी हैं, लेकिन कभी बाहर नहीं निकलती। बेटियां ने ऐसे हालात में दिल्ली से आ गईं और उन्होंने मेरी पैरवी का बीड़ा उठाया, वकीलों से मिली, यहाँ भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाया, इलाहाबाद गईं, वहाँ भी वकीलों से मिली, तारीखों पर जाके कोर्ट कचहरी में खड़ी होती रहीं। और जब उन्हें एक सफलता मालूम मिली तो उस समय हमें भी महसूस हुआ और उन्हें भी महसूस हुआ कि एक बेटे की कमी को उन्होंने पूरा किया। और फिर उसके बाद हाथ बटाने के लिए मेरा इस चुनावी समर में भी कूद गई। हमारी बेटियों को आपने देखा होगा, गाजीपुर की जनता के बीच में वो गई हैं, झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के समीप बैठ करके उनकी पीड़ाओं को देखा है और उनके बीच में अपनी पीड़ा भी रखा है। हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि जो आपत्तिजनक रहा हो। और हमारे सारे कार्यकर्ता और नेता और जनता ने भी हर जगह से हमें यही रिस्पांस दिया
कि बेटियां आपकी अच्छा बोलती भी हैं और उनका रहन सहन तौर तरीका भी। जो जीत की मार्जिन बढ़ी उसमें उनकी भूमिका मानते हैं। हाँ, हर कार्यकर्ता की भूमिका है, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी, उनकी भी उसमें भूमिका है। अफजल भाई, संकट की बात आपने कही कि जिस संकट की परिस्थितियां जो थीं, आपके ऊपर एक हाई कोर्ट में फैसला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार जिस तरह से आपको कंडीशनल जमानत मिली है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बार की जीत में भी प्रभावी रहेगा? इसको इस तरह से समझिएगा तो आसानी हो जाएगी। 17वीं लोकसभा का मैं निर्वाचित सांसद था। 4 साल की सजा हुई। हमारे कानून में है कि 2 साल से अधिक की सजा, सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हमने इस आदेश की अपील किया हाई कोर्ट में। अपील ने हमें जमानत पर बाहर निकालने का अवसर दिया और उन्होंने ये नहीं माना कि कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से सजा के आदेश को स्टे कर दिया जाए। तब हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमने कहा विशेष परिस्थितियां हैं और हमारे वकील ने साबित किया कि अफजाल अंसारी एक निर्वाचित सांसद हैं जो 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके इस पद से हटा दिए जाने की स्थिति में 2 साल से अधिक की सजा, पद से हटा दिए गए, तो वो जनता सफर कर रही है और जनता का वो एक कमिटमेंट है उसका कि वो उसका पहली फरियाद और पहली आवाज सुनने का, उनके पास पहुंचाने का, उसको सुनने का वो हकदार है। तो वो जनता अपने जनप्रतिनिधि से महरूम हो जाएगी। सूखा पड़े, बाढ़ आ जाए, आपदा हो, समस्या हो, अधिकारियों के पास जाना एक अलग बात है, लेकिन अपने जनप्रतिनिधि, अपने द्वारा जन्म दिया गया जनप्रतिनिधि, उसके पास अपनी पीड़ा कहना एक अलग बात है। इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार करके कहा ये विशेष परिस्थितियां हैं। अफजाल अंसारी एक व्यक्ति के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी हैं, इसलिए इनके साथ ये जो 2 चीजें लागू हो जा रही हैं कानून के हिसाब से इस सजा की वजह से, इस सजा को सस्पेंड किया जाता है ताकि इनकी सदस्यता बहाल हो जाए और इस सजा के सस्पेंड कर दिए जाने से इनकी अयोग्यता चुनाव लड़ने की समाप्त कर दी जाती है। अब ये आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा, ये चुनाव लड़ें और ये भी लिख दिया कि अगर ये चुनाव जीत भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो, हाई कोर्ट में जो इनकी अपील पेंडिंग है, उस अपील का जो निस्तारण होगा उस फैसले पर निर्भर करेगा इनका जीत का फैसला। तो वो फैसला अगर हमको फेवर में आ गया, चकाचक हमारे अगेंस्ट आ गया, उस फैसले को हमारे इस जीत के फैसले पर प्रभावी माना जाएगा। लेकिन 17वीं लोकसभा के निर्वाचन को 18वीं लोकसभा के चुनाव से ये मिला देने का, तो ये तो मतलब गैर जरूरी सोच है। कोई जैसे मतलब उसमें ऐसा था, 17वीं लोकसभा वाला जो आप चुनाव जीते थे उसमें कुछ ऐसा था सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन कि आप कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, भत्ता नहीं मिलेगा। उसमें उन्होंने कहा था सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, वोट नहीं देंगे, डिबेट में आप भत्ता नहीं लेंगे, और एक शब्द इस्तेमाल कर दिया था कि मौद्रिक लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। उसकी व्याख्या के चक्कर में मैं नहीं गया। व्याख्या तो ये थी कि मुझे आवास भी मिलना चाहिए था, मैं यात्रा भी कर सकता था रेल और जहाज की, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं लूँगा, न रेल की यात्रा उस दिन के बाद, न जहाज की यात्रा उस दिन के बाद, न दिल्ली में प्रवास उस दिन के बाद, न तनख्वाह, न भत्ता, न कोई भी सुविधा, एक तरफा सेवा, जनता की सेवा। वो अधिकार दिया था कि जो सांसद विकास निधि का बजट है वो संचालित होता रहेगा। तो वो संचालन के लिए मैंने अपने स्तर से कोशिश करना शुरू किया। यहाँ लोगों की नीयत थी विलंब 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 और विलंब, ये रुक जाएगा
तो ये चुनाव हार जाएंगे। हम दावा कर सकेंगे कि इनका कहीं पत्थर नहीं लगा। 18वीं लोकसभा में उस फैसले का या उन बातों का असर पड़ेगा? अब ये तो बीजेपी के कानूनविदों से पूछिएगा। मैंने आपको क्या लगता है? तो नया जन्म है ये। 17वीं लोकसभा की कहानी 18वीं लोकसभा में एक ही चीज हो सकती थी। 17वीं लोकसभा के उस आदेश का असर यह हो सकता था कि मैं चुनाव न लड़ सकूं, और जब चुनाव लड़ सकता हूं और चुनाव जीत सकता हूं तो इस चुनाव को खत्म कराने की कोई नई कहानी लिखनी पड़ेगी। उस कहानी से इस कहानी को प्रभावित नहीं किया सकता था। देखिए, मैं 5,66,000 भी वोट पा गया होता। 5,40,000 पे रुका हूं, 26,000 कम है पिछली बार। हाँ, उस समय सपा और बसपा का गठबंधन है। बसपा अलग हो गई, 1,65,000 वोट बसपा के खाते में है। वो देख लीजिए, वो मेरा है उस गठबंधन के साथ। उसको अलग होने के बाद भी 5,40,000 है। मैंने सोचा था काश मैं 5,66,000 पा जाता। वो 26,000 आप लोगों की कृपा हो गई। इस तरह से कंफ्यूज किया पूरा चुनाव। इनका टिकट कट जाएगा, इनका टिकट कट जाएगा। जनता कंफ्यूज, भैया टिकटवा कैसे कटी? हम कहली दैया टिकटवा देना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और टिकटवा काटत हूँ मीडिया का भैया लोग, अब भाजपा के नेता लोग। हाँ भैया, ये तो गलती बा। फिर छोड़ दिया गया इनका पर्चवे खारिज हो जाई। फिर छोड़ दिया गया एक अधिकारी विशेष का नाम दे करके, उनसे बड़ा इनका रू बा, वो इनके छोड़ी ना, इनका पर्चा खर्चे हुई। जनता परेशान होती थी। मैं तो समझता था कि रूल ऑफ लॉ है, कानून के रास्ते से ही कुछ होगा। अफजाल भाई, रूल ऑफ लॉ की बात की है तो रह जाएगी अधूरी। कोई मीडिया वाला इस बात को नहीं चला रहा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मालिक, कभी कभी ज्ञान भी जो है ना वो जहमत की घड़ी हो जाता है। आपको पता है कि किसी प्रत्याशी की जमानत किस कंडीशन में जब्त होती है? किस कंडीशन? आप बताइए हमको, हम आपसे। आप अनुभवी हैं, आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा। आप बताइए। क्या शायद 1/6 वोट पाना जरूरी होता है? पोल वोट में वैध वोट का 1/6। तो क्या आपको पता है गाजीपुर में कितने लोग हैं जो 1/6 नहीं पा सके? पोल वोट का 1/6 कितना होता है? 1/6 मन्नू है? 2 लाख में कुछ कम हो। तो एक समाचार नहीं बना है, देखिए अगर बन सके तो। अगर मेरी बात में तू काहे बोलत हुआ भैया, तोहार कौन का? अरे तनी कल्ले से रहा। बीनू भैया के देखत है का छुपावे ना का उभारे ना। तो आपके हिसाब से 18वीं लोकसभा का आर्डर 18वीं में लागू करत हुआ। हाई अदेशवा देखा भैया, पोछिए भर बचल बा, देख लीजिए। समाचार ये होना चाहिए एक पर एक थी लड़ाई। नहीं, वो तो सीधी लड़ाई हो गई गाजीपुर में। और आपके हिसाब से बसपा की भी जमानत जब्त है? हमारे हिसाब से नहीं। आप अगर है तो पूछिए अभी निर्वाचन अधिकारी से, पूछिए साहब, मिलाइए फोन, इसको पूछ के हमको बता दीजिएगा। पक्का ज्ञान के अनुसार 1/6 होना चाहिए। अफजाल भाई, एक जो रूल ऑफ लॉ की बात किया आपने, आपका जो हाई कोर्ट में मुकदमा है उसकी स्टेज क्या है? बड़ी चर्चा है कि 2 जुलाई को फैसला आने वाला है। देखिए, जो मामले सब जुडिश है उस पर तकरार नहीं होनी चाहिए, और कम से कम उसको तो नहीं करना चाहिए जो उसमें खुद एक पार्टी है। हमारी ही अपील है, हम कौन सी ऐसी बात कहें जो किसको नागवार लग जाए। आप मेरे गले में उंगली डाल करके निकलवाना चाहते हैं। जो ऑर्डर शीट है मैं कॉपी आपको दे दे रहा हूं, पढ़ लीजिए। 2 जुलाई के लिए जो ऑर्डर शीट है आप पढ़ लीजिए। कम से कम ये नहीं है कि 2 जुलाई को फैसला आएगा। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं वो एक बार थोड़ी बोलते हैं, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। शर्म आती ही नहीं।
नहीं, उसमें कुछ ऐसा था कि 30 जून तक डायरेक्शन था कि फैसला आना था। किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? ये मीडिया में रिपोर्ट्स थी। रिपोर्ट थी तो मीडिया की रिपोर्ट मीडिया जाने, मैंने तो कहा था। मेरी बात आप मानेंगे भी नहीं, मुझसे पूछेंगे भी। उन्होंने कहा था 30 जून तक इसका निर्णय करने का प्रयास किया जाए। तो प्रयास किया जाए और कर दिया जाए, अंतर है कि नहीं है? क्या उम्मीद है फैसले की? अब हम अभी गलत बात है ना, ये इतना मत घुसिए। वो लोग क्या कहेंगे हमारे मीडिया के भाइयों को? अरे मोइनू भैया कुछ बकस दीजिए। अफजाल भाई, एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि अभी अब्बास अंसारी आए थे, 3 दिन रहे पैरोल पे, और पिता के 40वें के बाद उनका आना हुआ। तो 40वें में नहीं आ सके, इसकी वजह कुछ थी? भैया, ये न्यायालय में मांगा जाता है कि मिलना चाहिए हमें, ये कि हम जाके सम्मिलित हो लें, और किसी को मिल जाती है। ये पेरोल होती है, 2 तरह की है। फ्री छोड़ दिया जाता है, जा चल जा, फिर घूम के चलिए यहाँ। एक कस्टडी पेरोल होती है। तो हम लोगों को कस्टडी पेरोल दी गई 3 दिन की। उस समय जब आए तो 1 दिन बेचारा घर जा पाया, और बाकी 2 दिन इन लोगों ने जेलवे में कहा कि यहीं रुकिए, और यहीं पे जिसको मिलना है वो आएगा। हमने कहा ना कि जो व्यवस्था सरकार में है वो अपनी मशीनरी को, अपने अंगों को, अपने हैंड्स को वो मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। जो कहा जा रहा है वो करो, वो नियमों के अनुसार हो या न हो। ऐसा करने से रूल का उल्लंघन हो कोई बात नहीं, ओवर रूल होके कर दो। ये मानसिकता बनाने का प्रयास हो रहा है, बन भी गई है बहुत से लोगों की, कि जैसा इच्छा है वैसा कर दो। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अवमानना के रूप में है। अब जिसने सब करा दिया वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाँ वकील दे देगा आपको, लेकिन कहीं तल बिचल पड़ गया तो नुकसान किसका होगा? अब समस्या ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा जब आदमी गया तो पहले बार की जब रिपोर्टिंग मंगाई तो कमेंट किया है बहुत जबरदस्त। कहा कि आदेश सर्वोच्च न्यायालय का व्याख्या आप करोगे ऐसे? फिर नए सिरे से आदेश दिया 3 दिन का। बताया गया कि भाई अब हम लोगों का तो 40वां के बाद बरसी होती है, तो उन्होंने कहा चुनाव बीतने के बाद इसको सुन लेंगे, आप कोई उनकी मुक्ति के लिए विशेष आयोजन कर लेना। तो विशेष आयोजन में मिलाद का आयोजन किया गया, जो कुरान खानी वगैरह होती है वो हुई, और फातिहा पढ़ के बख्शा गया। उसमें वो आए, सम्मिलित हुए। इस बार उन्होंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कह दिया, एक दिन तो जो स्पेशल आयोजन कर रहे हैं लोग उसमें, और 2 दिन फिर अपने परिजनों से, अपने लोगों से, अपने पड़ोसियों से वहाँ मिले। तो वो आए, घर सुबह ही लोग ले जाते थे 10-10 बजे। इस बार नियमानुसार हुआ सब कुछ। अब इस बार अलग से जबरदस्ती नहीं की गई, कानून के साथ या आदेश के साथ। कोई जो यहाँ का मनमानापन था, हम लोगों ने पूरे सहयोग किया उसी तरह से। आपके यहाँ मुख्तार की मौत के बाद आप लोगों ने काफ़ी एलिगेशन लगाए थे उस मुकदमे में, और जमानत अब्बास अंसारी की जो पेंडिंग है। मैंने कहा कि जून का महीना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय छुट्टी पर है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की याचिका थी। ये जो जिन परिस्थितियों में मुख्तार की मौत हुई है, इसके बारे में बहुत कुछ पहले पता चल चुका था। तो क्या कहा जाए, किससे कहा जाए, जब सभी इन्वॉल्व हैं यही काम कराने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई कि मुख्तार को हिंदुस्तान की किसी जेल में
आप रख लो। और अगर ट्रायल का सवाल है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही 2 साल से सारे ट्रायल हो रहे हैं। ये ट्रायल भी वहां से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाएगा। क्यों ऐसा करिए? क्योंकि उनका जीवन को खतरा है। ये चुनाव जो लोकसभा का होगा, इसी चुनाव के दौरान ये टारगेट हुआ है फिजा बनाने के लिए। इनको खत्म कर दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि भाई द एंड, अब पुरस्कार दो। तो उनको ये जो ब्रीफ है करने वाले करते हैं कि वो बहुत बड़ा टेलर था, दहशत का, आतंक का पर्याय था, लेकिन सरकारी मशीनरी और सरकार और देश स्तब्ध रह गया। कम से कम किसी टेलर और दहशत और आतंक के पर्याय के अंत के बाद जो नज़ारा उसके जनाजे में, उसकी मिट्टी में, या उसके बाद जो पूरे जनपद और पूर्वांचल में घूम घूम के मीडिया के लोगों ने उनके बारे में जानकारी जुटाई, वो पहले से जो उनके बारे में 15 साल से फीड किया जा रहा था उसके बिल्कुल विपरीत थी। और जो आप जानकारी जुटाते हैं और लाते हैं, इसको एक साधारण सड़क पर बैठने वाला भी देखता है और इसको किसी भी स्तर पर कोई भी देख लेता है। तो एक माइंड सेटअप जो हो जाता था, आप लोगों के माध्यम से जो सच्चाई सामने आई है, तो बहुत कुछ उजागर हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस फाइल में ऑर्डर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने तो इतना कैमरा, इतना डिप्टी जेलर, इतने जेलर, इतने बंदी रक्षक है, चप्पे चप्पे पे चारों तरफ फर्स्ट क्लास व्यवस्था, मेडिकल टीम, पूरा चेकअप, कहीं कुछ नहीं, परिंदा पर नहीं मार सकता। हमारी तरफ से कहा गया, वकील की ने कहा कि साहब इनसे ये जो बातें कही जा रही हैं, ये इसमें दम नहीं है। ये तो सभी लोग इन्वॉल्व हैं ये घटना कराने के लिए, और हम कह तो रहे हैं कि ये चुनाव में ही ये करेंगे। इसलिए आप इस मामले की सुनवाई चुनाव बाद रख दीजिए। उन्होंने छुट्टी के बाद, जुलाई के बाद, जून में चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने जुलाई में लगा दिया कि जुलाई में सुनेंगे। और इधर सीना जोरी ये है कि जो योजना थी ठीक उसी के अनुसार उनकी हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी की मौत का जो मामला है, क्या वो सदन में भी लेके जाएंगे, उच्च सदन में? अब देखा जाएगा। अभी हमको ये देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में हम लेके जा चुके हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में क्या न्यायालय का मत है, जहां सब जुडिश है मैटर। ये वो कह रहे थे खारिज कर दीजिए इनकी अपील, व्यवस्था चकाचक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम दिन क्या लिखा है, उसने कहा है चुनाव के दौरान मुख्तार के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए, आवश्यक हो तो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए, मेडिकल फैसिलिटीज की समीक्षा कर ली जाए, और हम सुनेंगे इस मामले को, इसको लिस्ट किया जाए जुलाई में छुट्टियों के बाद। अब जो आए देखा जाए क्या है दृष्टिकोण। यही सब बातें हैं जो कि आप योगी सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाते रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत में उनका, हम सुलहनामा दाखिल कर दिए हैं। लेकिन आपने अभी जो बात कही हम कि मोदी को योगी ने बचा लिया, आप जबरदस्ती हमसे कहलवाना चाहते हैं तो हम कहने को तैयार हैं कि मोदी का जादू चालू है और योगी का फेल हो गया। मतलब आपको मोदी ने ही योगी को 33 सीट अपने उत्तर प्रदेश में जिता दिया। चलिए हम इसको उल्टा करके कह दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि योगी निर्भर है मोदी की कृपा पे। चलिए हम मान ले रहे हैं। आपने अभी ये कहा ना कि मोदी को योगी ने बचा लिया और योगी की वजह से 30 सीटें आई, और उसका तर्क जो दिया, उस तर्क को आपने, नहीं उसका तर्क भी तो इसी के बाद, मेरे तर्क को खारिज कर दीजिए। मेरे तर्क में तथ्य न हो तो, अगर तथ्य है तो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए मोदी का जादू आज भी मैं कहता हूं खारिज है। मोदी का जादू खत्म। मोदी अपनी सीट हार गए होते, योगी अगर न लपट गया होता।
अफजाल भाई, एक बात ये बनती है कि 2027 का चुनाव विधानसभा का सामने है और अखिलेश यादव इस्तीफा देके करहल से संसद में जा रहे हैं, तो उनकी नामौजूदगी में 2027 का विधानसभा चुनाव कितना आसान रहेगा? आप उनको कहाँ भेज दिए? चांद उद पे भेज दिए का? दिल्ली की राजनीति में दिल्ली में हम तो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पड़ती थोड़े रहेगा। मैंने कहा पूरा अस्तित्व समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, ये हमारी जड़ें हैं उत्तर प्रदेश में। हमने आपको बताया कि आज जिम्मेदारियां बड़ी हैं। माननीय अखिलेश यादव को इन फासिस्ट ताकतों को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए भी और प्रदेश की सत्ता से भी इनको बेदखल करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादियों की है और इस चुनौती को माननीय अखिलेश यादव ने स्वीकार किया है। उनका एक एक कार्यकर्ता, जब नेता ने स्वीकार कर लिया तो उनके एक एक कार्यकर्ता ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है। मतलब इसको माना जाए कि दिल्ली जाकर भी अखिलेश जी की निगाह उत्तर प्रदेश में रहेगी। दिल्ली जाके नहीं, उत्तर प्रदेश में रह के दिल्ली संचालित होगा। उत्तर प्रदेश में रह करके दिल्ली संचालित होगा, देखिएगा। ये थे हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जो अभी कुछ दिन पहले जो बयान आया था कि मोदी को योगी ने बचा लिया, उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने हमसे बात की और इन्होंने ये भी बताया कि भले ही अखिलेश यादव दिल्ली के उच्च सदन में जा रहे हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से ही सारी चीज़ों को संचालित करेंगे।